चुराव विधानसभा क्षेत्र के भंजराडू में एक महिला ऐसी जन्म लेती है जो राजनीति के क्षेत्र में वर्ष 1975 में अपना कदम रखती हैं। आज तक मैं इस भंजराडू में प्रधान पद पर नियुक्त हूँ, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा कि बीजेपी क्या है, कांग्रेस क्या है। निर्विरोध सब लोगों का काम किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि एक औरत में अच्छा चरित्र हो तो लोग उसको प्रेफर करते हैं। दैनिक सवेरा टीवी के साथ बातचीत करने के लिए ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। एक समय था जब महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र से, राजनीति के क्षेत्र से काफी दूर रखा जाता था। उसी समय चुराव विधानसभा क्षेत्र के भंजराडू में एक महिला ऐसी जन्म लेती है जो राजनीति के क्षेत्र में वर्ष 1975 में अपना कदम रखती हैं। उसके बाद लगातार राजनीति में वे प्रधान पद पर जो है वो अपनी सेवाएं देती हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भंजराडू पंचायत की प्रधान कृष्णा महाजन मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि राजनीति में इन्होंने कब कदम रखा और आज दिन तक का जो इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है एक्सपीरियंस, और क्या कुछ कठिनाइयां आई, कैसी परिस्थितियों से उभर कर जो है इन्होंने अपने आप को जो है वो राजनीति में आगे लेकर आई हैं। सबसे पहले तो दैनिक सवेरा टीवी में मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। पहल तो सर जी मैंने 1973 में ग्रेजुएशन की चंबा कॉलेज से, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो स्वयं इसी भंजराडू पंचायत के प्रधान थे जी। 5 टेन्योर वो इसी पंचायत के प्रधान रहे मुझसे पूर्व। और 1975 में जब मतलब मैं घर आई थी 1973-74 में, और 75 में मैं लॉ करने के लिए जा रही थी, तो उसी वर्ष मेरी माता का देहांत हो गया। जी। माता के देहांत के बाद मुझे घर की जिम्मेवारी पड़ गई। मेरा ब्रदर जो था छोटा था, फिर उसके लालन पोषण करने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं था। और 1988 तक मेरे फादर जो थे प्रधान रहे। 1988 में उनको पैरालाइज हो गया और 90 में फिर दोबारा चुनाव हुए। 1977 तक मेरे फादर जो थे वो उस वक्त कांग्रेस के चहेते भी थे, लीडर समझ लो आप, क्योंकि एक ही पार्टी थी, दूसरी कोई पार्टी नहीं थी। लेकिन 1977 में जब इमरजेंसी लगी तो सब लोग जो थे वो डाइवर्ट हो गए और एक जनता पार्टी बनी और उसमें पिताजी भी मेरे शामिल हो गए। लेकिन मैंने तो 1990 से चुनाव जो लड़ा तो प्रधान पद का पिताजी के बाद लड़ा, और आज तक मैं इस भंजराडू में प्रधान पद पर नियुक्त हूँ। तो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो सर जी जब पिताजी को पैरालाइज हो गया तो हमारे लोग जो थे वो घर में आने लगे कि भैया आप अपनी लड़की को प्रधान खड़ा करो, क्योंकि उस वक्त प्रधान तो दूर, लड़कियां बाहर भी नहीं निकलती थी, ना लड़कियां को ज्यादा एजुकेशन होती थी, ना कुछ। लेकिन फिर भी मेरे पिताजी ने बोला अगर ये खड़ी हो जाएगी तो जीत जाएगी, क्योंकि मैंने लोगों के साथ अच्छा किया है और कमाए हुए हैं लोग, इसको कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन उस वक्त भी मेरे साथ जो मेरे पिताजी के साथ अगेंस्ट लड़ते थे वो खड़े हुए, लेकिन पिताजी को 2 वोट कम मिले और मेरे को 2 वोट उस वक्त भी 90 में ज्यादा मिले। 90 के बाद फिर हर इलेक्शन में लोग खड़े होते रहे। जब एक बार लेडी सीट हुई तो लेडी सीट में भी मैं जीती, तब तो मैं बड़े मार्जिन से जीती। फिर उसके बाद मैं लगातार जीतती रही। ये 7वां टेन्योर है मेरा। इस बार भी पंचायतें जब अलग भी हो गई तो तब भी मुझे मतलब थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि रिश्तेदारी चलती है। मेरी पंचायत जब डोरी अलग हुई तो डोरी में मेरा अपना बड़ा खास वोट था, क्योंकि वहां पर 70-75 वोट जो थे वो मोहम्मडन के थे, और वो जो लोग थे मोहम्मडन के लोग जितने भी थे वो सब मेरे को वोट, आज तक भी मेरे को ही अभी भी मेरे पास आ रहे हैं और आप भाई वहां से खड़े हो जाओ, क्योंकि हमने कभी भेदभाव नहीं किया। वहाँ एक ही परिवार होता था मोहम्मडनों का। वो मेरे पिताजी के पास बड़े क्लोज थे, पिताजी से सामान लेते थे हम। मेरे पिताजी दुकानदारी पेशा करते थे, लेकिन आज वो 65-70 है, तब भी वो आज मेरे ऊपर जान न्यौछावर करते हैं कि आप खड़े हो जाओ, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा कि बीजेपी क्या है, कांग्रेस क्या है। निर्विरोध सब लोगों का काम किया, और आज तक कोई कह के देखे कि मैंने किसी का एक चाय का कप भी पिया है। तो यही वजह है मेरी। और अच्छा चरित्र सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि एक औरत में अच्छा चरित्र हो तो लोग उसको प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर चरित्र से कोई आदमी, पुरुष हो या औरत हो, वो गिर जाता है तो उसकी समाज में थोड़ी निंदा भी होती है, बहिष्कार भी होता है। तो यही कारण है। कठिनाइयां तो आपको पता काफी आते हैं, लेकिन 3-4 टेन्योर जो है वो मैंने मतलब थोड़ी एज भी हो गई है, 3-4 टेन्योर में मेरा
भतीजा है पंकज महाजन, वो मेरा सहयोग करता है और मतलब पूरा हैंडल जो है वो मेरा कार्य जो वही करता है। लेकिन मैं खड़ी हूँ तो वो उसी लिहाज से मेरा काम करता रहता है। वो आज पंचायत में जीआरएस है, तो चलो परिवार सेटल है, सब कुछ ठीक है, तो मैं भी लगातार चल रही हूँ। और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि भाई सभी लोग बोल रहे हैं कि आपको निर्विरोध ही चुनेंगे, शायद कोई कैंडिडेट ना हो। लग रहा आएगा तो चलो जी देखेंगे। जी, हाँ जी। जी, देखिए। उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या फ़र्क लगता है? क्योंकि उस समय का दौर ना इतना सोशल मीडिया एक्टिव था, इतना लोगों के पास न्यूज़ चैनल, इतनी अखबारें या सोशल मीडिया नहीं था। आज के समय में और उस समय में आपको कितना फ़र्क लगता है? काफ़ी फ़र्क है सर जी, क्योंकि 1990 के बाद 2002 में जब चुनाव होते रहे, तो मैं अपनी असलियत नहीं छुपाऊँगी क्योंकि मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया और 2002 में मैं यहाँ पर अपनी मंडल की अध्यक्ष लेडीज़ होते हुए भी मुझे अध्यक्ष चुना गया और मैंने 2 टेन्योर अपना कार्यकाल पूरा किया। तो आज की राजनीति में उसकी राजनीति में बहुत फ़र्क है। आज सोशल मीडिया बड़ा हैवी है, उस टाइम पता नहीं होता था कि लोग सड़कें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। लेकिन मैंने अपने मंडल अध्यक्ष की जब मैं मंडल अध्यक्ष थी तो मौजूदा मोहनलाल जी मंत्री थे, तो ये जितनी भी सड़कें हैं, झज्जा में, चांजू में और ये ऊपर इधर जाती है बिहाली की तरफ और ऊपर ये जो झम्पा वगैरह जाती है, वो सड़कें उस टाइम निर्माण हुआ उन सड़कों का, जी। क्योंकि वो मंत्री थे और काफ़ी मेहनती थे तो उन्होंने वो सड़कें बनाई। आज तो ख़ैर जगह-जगह उस टाइम मशीनरी भी बहुत कम होती थी, मशीनरी भी नहीं होती थी, आज तो मशीनरी भी है, तो मतलब फ़र्क तो काफ़ी है। जी। हाँ जी, फ़र्क तो काफ़ी। अच्छा, पहले अगर चुरा की हम बात करें, आप क्योंकि अब बुजुर्गों की श्रेणी में आते हैं, तो आपने मतलब चुरा की अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, विकासात्मक यहाँ पे मुद्दों की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य सुविधा की बात करें, शिक्षा की बात करें, सड़क सुविधाओं की बात करें, आपका एक कार्यकाल होता था, उस समय सड़कें नहीं होती थी, लोगों को बड़ी समस्याएँ आती थीं। आजकल लोगों के पास हर एक सुविधा है, इसके बावजूद भी लोगों को कई तरह की चुनौतियाँ आती हैं। कई युवा तो अपनी मानसिक रूप से इतना परेशान अपने आप को समझ लेते हैं कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं, क्योंकि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। ज़िम्मेवारियों से उन लोगों को ऊपर उभरना नहीं आ रहा है। युवाओं को लेकर युवा पीढ़ी के लिए युवाओं जो बेटियाँ हैं, उन्हें लेकर क्या कहेंगे आप? बेटियों के लिए मैं तो सिर्फ़ एक ही शब्द कहूँगी कि आज की जो नई जनरेशन है वो थोड़ी-सी भटक गई है। भटक इसलिए गई है कि युवा जो है वो नशे की लत में पड़ रहे हैं और लड़कियों पर भी कुछ या तो मैं समाज का ये प्रभाव है तो वो मैं नहीं कह सकती हूँ, कुछ पेरेंट्स का प्रभाव है, तो लड़कियाँ भी जो हैं वो मतलब कुछ कंट्रोल नहीं है माँ-बाप का, वो भी कुछ अपने चरित्र से थोड़ी हट रही हैं, पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दे रही हैं। हाँ, पढ़ तो रही हैं, हमारे गुजराड़ में बाहर से कितने भी लोग हैं, वो आ रहे हैं, लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर कुछ एक जो समाज में विकृतियाँ आ रही हैं, वो सबसे मेन कारण है कि कुछ कंट्रोल खत्म हो गया पेरेंट्स का या मैं क्या कहूँगी उसके लिए कि समाज की प्रवृत्ति ऐसी हो गई, एक तो सोशल मीडिया ज़्यादा हो गया, मोबाइल्स ने थोड़ा-सा बच्चों को खराब कर रही है, मोबाइल जी। भी ज़्यादा असर जो है वो मोबाइलों का पड़ रहा है। हुँ। गलत चीज़ें भी हैं मोबाइल में, ठीक भी हैं, बिल्कुल। लेकिन लोग बच्चे और लड़कियाँ जो है वो गलत चीज़ों पर ध्यान देते हैं और उससे वो बिगड़ रहे हैं। ये विकृति समाज में आ रही है। मतलब मोबाइल में ऐसा होता है कि कहीं से फ़ोन आ गया, वो रात में चैटिंग चल पड़ी। उस चैटिंग से ही जो सारी है वो सारा जी। मतलब समाज जो है वो खराब हो रहा है। लड़कियाँ भाग रही हैं, आप आए दिन आप देख रहे हैं हमारे चुनाव में क्या हो रहा है। यही यही बातें सामने जी। आ रही हैं। जी। कोई बाप-बाप को पता नहीं है कि मेरी लड़की बाहर क्या कर रही है, ना उस पर कोई ध्यान रख रहा है, ना कोई उस पर कोई उनका कंट्रोल है। कई लड़कियों को तो मैंने खुद भी देखा है कि कई लड़कियाँ भी अब नशे की लत में पड़ रही हैं। जी। ये सबसे हमारे लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल, हाँ जी, चिंता का विषय है। क्या लगता है सरकार को, प्रशासन को इन सारी चीज़ों के ऊपर और ख़ासकर जब हम एक सामाजिक नागरिक हैं, हाँ जी। तो हम सब लोगों को किस तरीके से काम करना चाहिए ताकि अपनी युवा जो पीढ़ी है उसके ऊपर जो है रोक लगाई जा सके, जो गलत गतिविधियाँ हैं उन पर रोक लगाई जाके? किस तरीके से मतलब प्रशासन को, सरकार को या फिर हम सभी लोगों को काम करने की ज़रूरत है? इस पर तो जी काम करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। काम भी हो रहा है, ख़ैर आंगनबाड़ियाँ हैं, हमारी जो विकास परियोजना के अधिकारी हैं, वो भी इस पर काम कर रहे हैं। प्रशासन भी इसमें काफ़ी काम कर रहा है मतलब पर फिर भी इसके लिए हमें कुछ सामाजिक संगठन बनने चाहिए, ताकि हमारा जो है एक-दूसरे के साथ तालमेल अच्छा हो, कोई निगरानी अच्छी हो, समाज में
एक दूसरे के साथ हम साथ चलें और कोई गलत कदम उठा रहा है तो उसको भी हम आगे लाएं। लेकिन लोग इससे भी डरते हैं कि वो उसकी लड़की खराब हो रही है, मैं नहीं बोलूंगा इसके पेरेंट्स के साथ, ये तो जी। मेरे बुरे बन जाएंगे। जी। लेकिन हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा। मेरे सामने कई ऐसी घटनाएं हुई तो हम तो आवश्यकता पड़ने पर उसके माँ बाप को कहते थे और वो सुधरा परिवार। ऐसा नहीं है कि कई परिवार सुधरे, कई परिवारों को मतलब औरतों को हस्बैंड नहीं वो करते थे तो उनको समझा बुझा के मतलब खैर मेरी पंचायत तो काफ़ी एडवांस है। इसमें मेरी पंचायत में इतना वो नहीं है, लेकिन जो दूर-दराज की जी। पंचायतें हैं, वहाँ पर थोड़ा-सा काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है। जी। हाँ जी, जागरण करने की और उसमें जागरण लाने की बड़ी ज़्यादा आवश्यकता है। हाँ जी। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए भंजराडू पंचायत की प्रधान और 1975 से लेकर अभी तक लगातार जो है वो 7वीं यानी 35 वर्षों से लगातार जो है वो राजनीति में अपनी सेवाएं दे रही हैं। हालांकि इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस है वो भी शेयर किया है। इन्होंने बताया है कि उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति में कितना फर्क है। सामाजिक मुद्दों के ऊपर भी यहाँ पर जो है वो इन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि समाज में जो कुनीतियां हैं, जो गलत तरह की गतिविधियां हो रही है, उन गतिविधियों को लेकर आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। बेशक प्रशासन और सरकारें इसमें काम कर रही है, परंतु आम लोगों को भी समाज की जो गलत गतिविधियां उन्हें रोकने के लिए जो है वो जागरूक होना पड़ेगा। तभी जाके जो आने वाला समय है वो अच्छा साबित हो सकता है और आने वाला जो भविष्य है वो बच्चों का जो है वो उज्जवल हो सकता है। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी के लिए चंबा से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट।